भूत बंगला। शादी होकर मैं जिस घर में, ये घर कम जन्नत का मस्कन ज्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर, जिसमें दो पोर्शन थे और इसके ऊपर छत। दो पोर्शन में तकरीबन पाँच पाँच कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लॉन जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफी खूबसूरत लगता था। लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सांस और शोहर, और अब तीसरा फर्द मैं। इस घर को मैंने जिन्नात का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सांस मेरी कम गो थी। कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में लगी रहती। शोहर ऑफिस में होते। मैं इस घर में अकेली भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती थी, काम कर जाती। खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने इसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी ना पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था। अब मालूम नहीं इसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या वो मुझे अपनी मौजूदगी से आशना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है, जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। इस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं और मैं वही बनाने में मसरूफ थी जब किसी की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो तवक्का के मुताबिक मेरी सांस थी। जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी ये। मैंने कहा जी अम्मी, पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि इन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी। जो पका लूँ खा लेती थी। खैर, इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आते वहम को झटका दिया और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैं खाना ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और इनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती हूँ। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? इनके पूछने पे मैंने हैरान हो के बताया कि आपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों में रख आओ। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पे उंगली रखकर खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है। चनाचा चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ी पे रखाई और हैरत की इंतहा न रही उस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर कोई रहता नहीं है। खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था। ये मेरी और इसकी पहली मुलाकात थी और मेरे साथ होने वाले अजीबो गरीब वाकयात की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद मैं सांस के बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त बनाती, एक प्लेट ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों में रख दिया करती। कभी कुछ मीठा बनाती तो वो भी रख देती। फिर प्लेट खाली मिला करती थी। मैं समझ चुकी थी यहाँ जिन्नात हैं। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीबोगरीब वाकयात होते रहते। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता कि बहुत सारी लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही हों, कभी लगता कि कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज़्यादा हैरानकुन भी हो जाता। एक दफ़ा तो यूं हुआ कि नहाने चली गई। इस वक्त मेरी सांस सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आया होगा इस वक्त, मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलते के थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा कि मेरे शोर सोफे पर बैठे थे। आप यहाँ इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। इससे ज्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाजा खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा तो कहने लगे, दरवाजा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहा कर भी तुम आ रही हो। मैं तो इसलिए जल्दी घर आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। मैंने इन्हें बताया कि दरवाज़ा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज़्यादा खरीदा नहीं। हम समझ चुके थे। फिर हुआ ये कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि माँ बनने वाली हूँ। यहाँ से मेरे साथ होने वाले वाक़यात कुछ भयानक रुख अख्तियार कर गए। इस रात मैं और मेरे शोहर बाहर घूमने गए थे। वापस आकर जब हम सोए तो इस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रात को ना जाने कितने बजे का वक्त था जब कमरे का दरवाज़ा खुला। एक औरत जो कद में लंबी और जिसामत में अच्छी खासी चौड़ी थी, स्याह लिबास में आई। इसके चेहरे पर बाएं गाल पे खड्डा सा था, जिसे जैसे किसी वक्त में शदीद आग लगने से खाल झुलस गई हो। इसके हाथ में कोई नोकीली चीज थी।
चाकू टाइप। वो बेड पर मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं इसे देख रही थी, ऐसे कि मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था। मैं सिर्फ अपनी आंखों को हरकत दे सकती थी और आंखें फाड़े इसे देख रही थी। इस औरत में से बड़ी गंदी बदबू उठ रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर वो नुकीली चीज मेरे दिल पर रख दी और फिर वो इसे चलाती हुई मेरे पेट तक ले आई। फिर इसने हाथ हवा में ऐसे उठाया कि जैसे वो चीज मेरे पेट में घोंप देगी। से ही इसकी नुकीली चीज, जो कि चाकू टाइप थी, मेरे पेट तक आई। मैंने जोरदार चीख मारी और उठ बैठी। मैं पसीने में शराबोर हो रही थी। मेरी आंख अपनी ही चीख से खुली थी। मेरे शोहर के बेखबर सो रहे थे। क्या हुआ? क्या वो मेरा ख्वाब था? मैंने सोचा, मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं था, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं रात को लाक करके सोई थी और कमरे में फैली शदीद नागवार बू इस बात की गवाही दे रही थी कि जो कुछ हुआ वो महज ख्वाब नहीं था। जैसे तैसे रात गुजार दी। सुबह रात वाले वाक़ये का जिक्र शोर से किया तो वो भी कुछ परेशान हो गए। कहने लगे, ये बात तुम अम्मी को बता दो। दोपहर को जब मैं खाना लेकर सास के पास बैठी तो मैंने इन्हें सारी बात बता दी। मेरी सास ने कहा कि रात को मेरे पास आना, मैं देखती हूँ कि क्या मसला है। इतना तो मैं जानती हूँ कि इस घर में रहने वाले जिन्नात का कबीला एक अरसे से इस घर में रह रहा है और वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। ये मेरे लिए नया इंकशाफ था कि मेरी सास कुछ ना कुछ अमलियात का इल्म जानती थी और इस घर में कोई एक आध जिन नहीं बल्कि बाकायदा पूरा कबीला जिन्नात का रहता था, जिनमें हर उम्र के जिन्नात मौजूद थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और इनका सरदार भी है। खैर, मैंने जैसे तैसे दिन गुजारा। रात को अपनी सास के पास गई तो वो पूछने लगी, तुम कल रात कहाँ गई थी? मैंने कहा, हम रेस्टोरेंट गए थे और वहाँ से वापसी पे एक फैमिली पार्क भी चले गए थे। कहने लगी कि इस फैमिली पार्क से एक खबीज औरत तुम्हारे पीछे लगकर इस घर में आ गई है और इसे तुमसे नहीं तुम्हारे बच्चे से गर्ज है। वो इसे मार के ले जाना चाहती है। यह सब सुनकर मैं रोने को आ गई। वो कहने लगी, परेशान ना हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने कुछ पढ़ाई करके मेरे ऊपर फूंक दी और कहा कि हर वक्त अपने इर्द गिर्द कुरानी आयात का विर्द करके हसार बांध के रखा करो जब तक कि बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। इसके बाद ही मैं कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। खैर, मैं वहाँ से आ गई मगर बहुत डरी हुई थी। फिर इसके बाद कुछ ना हुआ। मैं हर वक्त आयात का विर्द रखने लगी। ये तकरीबन उस वक्त की बात है जब मुझे 8वां महीना लग चुका था। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी जब मुझे किसी ने जोर से पीछे से धक्का दिया। मेरी बुलंद होती चीख उस वक्त मेरे हलक में रह गई जब मैं गिरने के बजाय आधी फिजा में ही मुल्लक हो गई। किसी दो हाथों ने मुझे थामा हुआ था और गिरने से बचा लिया था। मैं वहीं बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगी जब पीछे से किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा मगर मेरी गर्दन ना हिली। बस आवाज आई, फिक्र ना करो बेटी, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसके बाद वो हाथ मेरे सर से हटा लिया गया। मैंने एक दम गर्दन मोड़कर देखा मगर वहां कुछ नहीं था। हाँ, एक खुशबू थी जो मेरे आसपास बिखरी हुई थी। मैं अक्सर अपने शोहर का मजाक में कहती थी कि यह घर तो कहानियों वाला भूत बंगला है, मगर ये भूत बंगला अब मेरी हिफाजत कर। इस घर के भूतों से, जो के जिन्नात थे, एक उल्फत सी हो गई थी। वैसे भी अक्सर मोहल्ले वाली खवातीन आकर बताया करती थी कि तुम्हारी छत पर अक्सर रात को रोशनी होती है जिसमें काफ़ी मर्द औरतें चलती फिरती नजर आती हैं। अक्सर इस घर की ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से कोई औरत तो कभी कोई लड़की झांकती दिखाई देती है। ये बातें हमें इसलिए बताई जाती थी कि सब जानते थे कि हम इस घर में 3 ही फर्द रहते हैं। मगर खैर, ये मेरा मसला नहीं था। मेरा मसला तो वो औरत थी जो मेरा बच्चा ले जाना चाहती थी। इस खौफ ने मेरी दिन रात की नींदें हराम कर रखी थी। आखिरकार मैंने अपने शोहर से कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी कही। फिर उन्होंने जो बात समझाई वो मेरी समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, इस घर के जिन्नात तो इस औरत से तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से निकली तो इसका मुकाबला ना मैं कर सकती हूँ ना तुम। इस मखलूक को इन लोगों के मुकाबले पर ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलकर तुम इस बच्चे से हाथ धो बैठो। और इस बात ने मुझे खामोश होने पर मजबूर कर दिया। 9वां महीना लगा तो मेरे साथ अजीब वाकयात बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो औरत दिखने लगी। मैं रात को सोती तो मुझे झंझोड़ कर उठा देती। मुझे गिराने की कई बार कोशिशें की गई मगर मैं हर बार बच जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। आखिरकार हमारे घर एक नन्ही सी गुड़िया आ गई, गुलाबी सी खूबसूरत सी गुड़िया। जिस दिन से वो पैदा हुई मेरी सास ने मामूल बनाया
रात इस पर पढ़कर फूंकती, सुबह होते ही इस पर पढ़ाई करती। इस तरह मेरी बच्ची बड़ी होने लगी। हमने इसका नाम नूर रखा था। नूर अक्सर लेटे लेटे हंसा करती थी। मैंने ध्यान ना दिया, बच्चे ऐसे ही हंसते हैं। कभी कभी इतना शदीद रोती कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता। जैसे जैसे बड़ी होती गई अकेली खेलती रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई इसके साथ खेल रहा हो। बोलने लगी तो तोतले अल्फाज में बताने लगी, मामा वो आंटी दंदी है। मुंह बसोरते हुए बताती, कौन सी आंटी? मैं जब पूछती तो किसी एक कोने की तरफ इशारा कर देती, वो आंटी। और मेरे देखने पे मुझे कुछ नजर ना आता। कभी कहती कि मेरे दोस्त मुझे खेलने बुला रहे हैं और फिर उठकर चल देती। सारा दिन पूरे घर में ऐसे भागती जैसे भागम दौड़ी का खेल चल रहा हो और खुद ही खुद बातें करती। तुमने मुझे धक्का दिया, तुम कल आ जाना, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम सब छत पर जाओ, मैं ढूंढती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूंगी। इस तरह की बातें अकेले खड़े होकर। मेरी सास ने मुझे मना किया हुआ था कि मैं नूर से कुछ ना पूछूं, वरना वो खौफजदा हो जाएगी। जो मुझे नजर आ रहा वो मम्मा को नजर क्यों नहीं आ रहा? इस तरह बच्ची के ज़हन पर असर पड़ सकता है। यकीनन इस घर में रहने वाले जिन्नात के बच्चे जो इसके साथ खेला करते थे। और नूर इस बात से लाइल्म थी। नूर 4 साल की हो चुकी थी। इन दिनों मेरी सांस की तबीयत बेहद खराब रहने लगी और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सांस का इंतकाल हो गया। जाते जाते वो मुझे नसीहत कर गई थी कि इस घर को ना छोड़ना। यहाँ के जिन पहले मेरी वजह से तुम्हारी खबर गिरी रखते थे, अब इन्हें तुमसे और ख़ास कर नूर से बहुत उल्फत हो गई है। वो इसे नुकसान नहीं होने देंगे। मेरी सांस के इंतकाल के बाद कितने ही दिन तक घर में महसूस होने वाली जिन्नात की मौजूदगी बिल्कुल महसूस ना हुई। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी उदास और गुमसुम हो गए हों। मैं खुद बहुत उदास थी। इस सब पर यह कि मेरी नूर पे सुबह शाम पढ़ाई करके हिसार खींचने वाला कोई ना रहा। मैं खुद ही आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करती थी। मगर माँ थी ना, एक खौफ था जो हर वक्त दामनगीर रहता था। अजीब जगह थी, कुछ नहीं था। बस आधे हिस्से पर अंधेरा और आधे पर रोशनी थी, सफ़ेद रोशनी। नूर इन दिनों के बीच में खड़ी थी। मतलब ये कि नूर का दायां जिस्म रोशनी में था और बायां जिस्म अंधेरे में। एकदम एक जोरदार चिंगाड़ बुलंद हुई और किसी ने एकदम बाएं जानिब से पकड़कर नूर को अंधेरे में खींच लिया। इससे पहले कि नूर पूरी अंधेरे में गुम होती, रोशनी की तरफ से एक हाथ आया और नूर को दायां हाथ पकड़ लिया। और अब हाल ये था कि वो कभी अंधेरे में खींची चली जाती और कभी रोशनी की तरफ। नूर बुरी तरह चला, बचाओ मम्मा बचाओ। और एकदम मेरी आंख खुल गई। ये सब मैं ख्वाब देख रही थी। मैं पसीने से भीग चुकी थी। मैंने नूर की जानिब देखा, वो मेरे बराबर ही सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, मगरिब का वक्त होने वाला था। ओह मेरे अल्लाह, मैं दोपहर की सोई इतना सो गई कि आज असर की नमाज भी कज़ा हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि एकदम झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला, जैसे ही किसी नादीदा चीज़ ने नूर का पाँव पकड़कर घसीटा हो। नूर धड़म से बेड से नीचे खींचती हुई चली गई। मेरी चीख निकल गई। इससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, किसी ने इसकी टांग पकड़कर खींची और वो जमीन पर घसीटती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। कोई इसे घसीट रहा था और नूर बुरी तरह से चला रही थी। मैं नूर के पीछे भागी। अब वो सेहन में आ चुकी थी। अब हाल ये था कि नूर आगे घसीटती जा रही थी और रोती जा रही थी। इसकी टांग हवा में मोलक थी और इसके पीछे मैं भाग रही थी। फिर ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी चीज से टकरा गई हूँ या कोई चीज मुझे मार दी गई हो। मैं धड़म से जमीन पर गिरी। मेरी आंख बंद होती चली गई। आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा, मेरी नूर जमीन पर घसीटती हुई लान में खिलने वाले दरवाजे की तरफ जा रही है। इसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं भागती जा रही थी, भागती जा रही थी। मेरे पैरों से में नुकीले पत्थर चुभ रहे थे। न जाने कैसी जगह थी। अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पैरों से स्याह मादा बह रहा था, चिकना चिकना, शायद खून था। मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नूर सवार थी। नूर, हाय कोई मेरी बच्ची ला दो। मैं चीखती चिल्लाती इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते एक जगह रुक गई। मेरी नूर मुझसे बहुत दूर लेटी हुई थी। मैं गिरते पड़ते इसके पास पहुंची। नूर, मैंने इसे हिलाया, कोई हरकत ना हुई। नूर, मैंने नाक के पास हाथ ले जाकर सांस चेक की, सांस बंद थी। मेरा दिल बंद होने लगा।
नूर, मैं इसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। मम्मा, एकदम आवाज उठी। मैंने सर उठाकर देखा। नूर के जिस्म से कुछ ही फासले पर नूर ही खड़ी थी। मैं हैरान इसे देख रही थी। नूर के पीछे ही वही औरत निकली जो इसे ले जाना चाहती थी। फिर अचानक इसने नूर को दबोचा और अंधेरे में गुम हो गई। नूर, नूर, पूरी कुव्वत से चिल्लाई मैं। फिर भागना शुरू कर दिया। दूर, कहीं बहुत दूर नूर की आवाज आ रही थी। मम्मा, मम्मा। एकदम मेरा पाँव मुड़ा और मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। अब भी आवाज आ रही थी, मम्मा, मम्मा। मेरी नूर, मेरी नूर ऊपर झुकी मैं मुझे बुला रही थी। मम्मा उठें। मैंने हैरत से इसे देखा और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बंद हुई सांसें बहाल हो गई हूँ। मेरे शोहर बराबर में बैठे हैरान हो रहे थे कि क्या हो रहा है। वो लाजमी बात है कि सारे वाक़े से अनजान थे। इनके कहने के मुताबिक जब मैं घर में आया तो नूर बाहर लॉन में खेल रही थी और तुम किचन के पास बेहोश मिली थी, जबकि घर का बैरूनी दरवाज़ा सिर्फ बंद था, लॉक नहीं था। जो कुछ हुआ वो नूर ने हमें अगले दिन अपने टूटे फूटे अल्फाज में बताया था। जो कुछ इसे समझ आया था वो बताती है। वो गंदी आंटी थी जो मुझे डराने आया करती थी। वो मुझे ले जा रही थी। तब वो अंकल आए जो ऊपर वाले घर में रहते हैं। फिर वहाँ लड़ाई हुई थी और फिर इस गंदी आंटी को आग लग गई थी। अंकल ने मुझे प्यार करा था और कहा था कि मम्मा से कह देना कि वो औरत मर गई है। मम्मा, ये मरना क्या होता है? नूर बात बताने के बाद मुझसे पूछ रही थी। बेटा, जो मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। नूर को जवाब देते हुए मेरे अपने अंदर सुकून उतर गया था, ये जानकर के वो मर गई थी। मेरे शोहर भी इस सारे वाक़ये पर हैरान थे। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले 2-3 दिन में बहुत सारा मीठा और खाना बनाकर ऊपरी मंजिल पर रख दिया। ये हमारी तरफ से शुक्रिया था जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। आज भी मोहल्ले की औरतें बताती हैं कि तुम्हारे घर के ऊपरी मंजिल में रातों को लोग दिखाई देते हैं। ये भूत बंगला है, इसे छोड़ दो। मगर मैं इस भूत बंगले को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे और मेरे शोहर और मेरी बेटी इस भूत बंगले से और यहाँ के भूतों से बेहद प्यार है।